कक्षा 12 विषय इतिहास पार्ट जो अपना 3 चल रहा है, इसमें अभी पार्ट 2 है इसका। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था, उसका भारत में आगमन हुआ। यहाँ पे विजय अभियान लिखा हुआ है, जो विजय अभियान यहाँ पे लिखे हुए, विजय अभियान में कहाँ पर उसने जो है अधिकार किए, किस प्रकार वो जीतता हुआ भारत की तरफ बढ़ा। देखो सीस्तान, उसके बाद में सीस्तान के बाद में उसने अफगानिस्तान को जीता, उसके बाद में उसने हवाली, फिर फास को जीता, और फिर उसने हिंदुकश जो पर्वत था उसको पार करके उसने भारत में प्रवेश किया। यहाँ से उसने भारत में प्रवेश मिला। ठीक है, भारत में आने के बाद में सबसे पहले जो सिंध, जो भारत के सीमांत प्रांत थे, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, वहाँ पे असमक जो है उन्होंने उसके साथ युद्ध हुआ, असमकों के साथ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, देखो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सबसे पहले उसकी मुठभेड़ असमकों से हुई। असमकों ने ज़बरदस्त प्रतिरोध किया, उन्होंने सिकंदर की सेना के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन अंत में सिकंदर विजयी रहा। सिकंदर ने 40,000 असमकों को बंदी बनाया। इसके बाद सिकंदर ने नीसा वाले गोरैयों पर आक्रमण किया। नीसा वाले गोरैया जो थे उन्होंने बगैर प्रतिरोध किए आत्मसमर्पण कर दिया। तब सिकंदर ने आशुकायन, लिखा हुआ यहाँ पे, आशुकायनों पर आक्रमण किया, और आशुकायन का जो राजा था वो था अष्टक या हस्ती। इसने दुर्ग मत्संग में रहते हुए सिकंदर का प्रतिरोध करने का निश्चय किया। अष्टक का दुर्ग प्राकृतिक दृष्टि से सुरक्षित था। अशोकायनों ने उसके चारों तरफ खाई भी खोद रखी थी। ऐसी स्थिति में मत्सक दुर्ग अजय था। सिकंदर को मत्सक दुर्ग पर अधिकार करने के लिए कई बार आक्रमण करना पड़ा, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। एक आक्रमण में तो सिकंदर घायल भी हो गया। इस आक्रमण के प्रतिरोध के दौर में एक दिन अचानक एक तीर राजा अष्टक को लगा और उसकी मृत्यु हो गई। यानी उन्होंने, अशोकायनों का राजा था अष्टक और दुर्ग था मत्सक, दुर्ग का नाम है ये। मजबूत दुर्ग था, और मत्सक दुर्ग पे जो सिकंदर आसानी से कब्जा नहीं कर पाया था, तो उसके बाद में सिकंदर ने बाहर से इस पर बहुत बार आक्रमण किए। एक बार सिकंदर घायल भी हुआ, लेकिन एक दिन अचानक अष्टक राजा था जो आशोकायनों का, इसको एक तीर लग गया और उस तीर की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, राजा अष्टक की रानी क्लियोपेसिस ने आत्मसमर्पण कर दिया और अशोकायनों के राज्य पर सिकंदर का अधिकार हो गया। यहाँ सिकंदर ने धोखा देकर अशोकायनों के 700 वेतनभोगी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 700 सैनिकों को इसने मौत के घाट उतार दिया, उनको धोखा दिया, उनको धोखे में रखा और उसके बाद में उनको मौत के घाट उतार दिया। मत्सक से आगे बढ़ा, रास्ते में पड़ने वाली कई जातियों ने आक्रमण किए। उन पर जीत दर्ज करता हुआ अपनी सेना से उस भाग से जा मिला जिसे उसने सिंध पर पुल बनाने के लिए भेजा था। फिर अपनी पूरी सेना को लेकर सिकंदर ने ओहिंद के पास से नावों के बनाए गए पुल पर होकर सिंध को पार किया और वह तक्षशिला पहुंचा। और पता ही पिछली वीडियो में बताया था, तक्षशिला में उसका इंतजार कौन कर रहा था? आम्बी, देशद्रोही भारत का शशिगुप्त और आम्बी दोनों का नाम लिया जाता है। वहाँ पे पहुँचा सिकंदर के पहुँचते आम्बी ने काफ़ी मात्रा में चांदी के साथ भेंट, बेल आदि दूसरी कई चीज़ें भेंट के रूप में सिकंदर को दी। सिकंदर ने उन वस्तुओं के साथ अपनी भेंट मिलाकर भेंट का पूरा सामान सहसम्मान लौटा दिया। इसी समय कुछ अन्य भारतीय राजाओं ने भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित अभिसार के राजा ने भी सिकंदर को आत्मसमर्पण का विश्वास दिलाया और अंत में वह राजा पोरस की तरफ चला गया। अब हमारी बात आती है मेन जो ये टॉपिक है, ये ठीक है, सिकंदर का ये विजय अभियान है। सिकंदर ने आगमन किया, उसने सीस्तान के बाद में अफगानिस्तान, फिर हवाली, फिर पास, फिर हिंदुकश को पार किया। भारत में जो था उसने बहुत सारी गोरैया जो जाति थी उसने आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया। फिर एक असमक जो जाति थी, असमक जो आशुकायन थे, वहाँ पर आक्रमण किया। वहाँ उसे थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ी थी। वहाँ का राजा था अष्टक, जो गलती से तीर लगने की वजह से मारा गया। शायद हो सकता था कि अगर वहीं पे सिकंदर वापस पलायन कर जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। उसके बाद में आगे बढ़ा, तक्षशिला तक पहुंच गया। तक्षशिला का राजा था आम्बी, जैसा कि आपको पता है, वो उसका इंतज़ार कर ही रहा था और उसने सिकंदर का सम्मान किया। उसको भेंट के रूप में चांदी के बहुत सारे बर्तन वगैरह, भेंट वगैरह, पशु वगैरह उसको जो उपहार में दिए। सिकंदर ने कुछ नहीं रखा, बदले में थोड़ा बहुत अपनी तरफ से और मिलाकर उसने उसको, यानी उसको अपना दास बना लिया था। तो उसको जो कोई समस्या नहीं थी, वो तक्षशिला, उस कुल मिलाकर तक्षशिला पे
अप्रत्यक्ष रूप से सिकंदर का शासन हो गया था। अब हम जो मेन जो है हमारे लिए वो है पोरस, जिसके बारे में हम बात करेंगे। मेन आज का जो टॉपिक की यह है, पूरा केंद्र बिंदु जो है पोरस पे ही है। राजा पुरु अथवा पोरस, इसको राजा पुरु भी बोलते थे और पोरस भी बोलते थे। राजा पुरु या पोरस, इसमें पॉइंट्स तो है नहीं, डायरेक्ट ही मैं आपको सीधा पढ़ के बता रहा हूँ। तक्षशिला से सिकंदर ने झेलम और चिनाब नदियों के बीच में स्थित पौरव राज्य पर अधिकार करने का निश्चय किया। तक्षशिला का राजा आम्बी भी पुरानी शत्रुता के कारण यही चाहता था। अतः सिकंदर को उत्साहित करने के लिए उसने अपने 5000 सैनिक सिकंदर को दिए। तब सिकंदर ने पौरवों के राजा पुरु अथवा पोरस के पास आत्मसमर्पण कर सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। सिकंदर ने कहा पौरव राज्य था और पौरव राज्य पे अधिकार था राजा पुरु या पोरस का। उसके पास जो है निमंत्रण भेजा कि वो आत्मसमर्पण कर दे। ठीक है, सिकंदर को शायद ये मालूम नहीं था कि राजा पोरस की रगों में मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान कर देने वाले भारतीयों का रक्त बह रहा था। इसलिए सिकंदर का संदेश मिलते ही राजा पोरस ने प्रति उत्तर में कहलवाया कि वह रण क्षेत्र में ही सिकंदर से मिलेगा, यानी युद्ध भूमि में वो सिकंदर से मिलेगा। सिकंदर को ये आशा नहीं थी कि वो ऐसा उत्तर देगा, लेकिन राजा पोरस ने उत्तर दिया कि वो युद्ध भूमि में सिकंदर से मिलने के लिए तैयार है और बेताब है। ठीक है, क्योंकि उसके रगों में मातृभूमि का खून दौड़ रहा था। राजा पोरस का उत्तर मिलने पर अपनी महत्वाकांक्षाओं से बावला हुआ सिकंदर राजा पोरस को हराने के लिए झेलम नदी के किनारे तक आगे बढ़ा। उधर राजा पोरस तलवारों के वार से सिकंदर का स्वागत करने के लिए पहले से ही झेलम के दूसरे तट पर मौजूद था। वर्षा ऋतु थी उस समय, नदियों में बाढ़ आई हुई थी। इस कारण सिकंदर को पोरस पर आक्रमण करने से पहले कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। दूसरा, सिकंदर एकदम आमने सामने होकर पोरस से युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति से पोरस ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानता था बजाय सिकंदर के। इसलिए सिकंदर नहीं चाहता था कि वो पोरस से आमने सामने होकर युद्ध करे। वो सही समय का इंतजार कर रहा था। वह किसी ऐसे मौके की तलाश में था जब वह पोरस की धोखे में रखकर उस पर आक्रमण कर दे। कुछ समय बाद ऐसा अवसर सिकंदर के सामने आया। एक दिन काफ़ी वर्षा हुई। उस दिन रात के अंधेरे में सिकंदर ने अपनी सेना के साथ झेलम को पार किया और पोरस की सेना पर आक्रमण कर दिया। रात का समय था, भयंकर बारिश हुई और बारिश के मौसम में ही जब रात का समय था, रात के समय में उसने पोरस की सेना पर आक्रमण किया। पोरस भी अपनी सेना के साथ शत्रु का मुकाबला करने के लिए आगे आया। यूनानियों और भारत की सेनाओं के बीच घमासान प्रारंभ हुआ। सुबह होने पर युद्ध में तेजी आई। पोरस और उसके भारतीय सैनिक यूनानियों के छक्के छुड़ाने लगे। दोपहर का समय हो गया। भारतीय सैनिकों के पराक्रम के सामने यूनानी सेना जो है घबराने लगी। ऐसा लगने लगा कि यूनानी हार कर भाग खड़े होंगे। तभी पोरस की सेना में हाथियों के कारण भगदड़ मच गई। सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, एक बार के लिए लगा था कि पोरस जीत जाएगा। ठीक है, पोरस जो था बहादुर था, वीर योद्धा था, उसके सैनिक भी वीर थे। उन्होंने रात से सुबह से दोपहर तक यूनानियों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, लेकिन उसकी बाद की जो स्थिति हुई वो क्या हुई कि बारिश के कारण जो है कीचड़ हो गया था। अब हाथी जो होते हैं, आपको पता है विशालकाय हाथी होते हैं, तो कीचड़ में उनके पैर फिसलते हैं। और पोरस की सेना में जो थे हाथी बहुत ज़्यादा संख्या में थे। ठीक है, खुद पोरस हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था। ठीक है, तो अधिकांश योद्धा हाथियों पर बैठकर युद्ध करते थे। यूनानी सैनिक घोड़ों पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। वर्षा के कारण नदी के किनारे की चिकनी मिट्टी में आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना के हाथी फिसलने लगे। भारतीयों के हाथी उनके पांवों और सूंडों पर पड़ने वाले शत्रु सेना के तीरों से घबराने लगे। पोरस की सेना के कुछ हाथी बिगड़कर पीछे हटने लगे और ये हाथी अपनी सेना को कुचलने लगे। अपने हाथी, जब हाथियों के साथ ये वाक़या वो फिसल रहे हैं और उनके जो है सूंड पे तीरों के वार हो रहे हैं, पैरों में तीरों के वार हो रहे हैं, तो हाथी धीरे धीरे बिगड़ने लगे और पीछे की ओर हटने लगे, अपनी सेना को ही कुचलने लगे। ये यहाँ पे ये दुर्भाग्य की बात है। ये पोरस के साथ ऐसा, ये उसकी बदनसीबी थी कि उसके साथ ऐसा हुआ। और जब भारतीय धनुर्धारी जो पैदल थे शत्रुओं पर तीर चलाने को
तत्पर हुए, उन्हें भी वर्षा के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अधिकांश भारतीय सैनिक जो थे हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ रहे थे, और यूनानियों के लिए सबसे बड़ी जो यूनानियों की ताकत थी वो थी उसकी घुड़सवार सेना। और घोड़ा जो होता है वो हाथी की बजाय आसानी से किसी भी भौगोलिक परिस्थिति को वो तुरंत अपने अनुरूप उसको डाल लेता है। इन्हीं परिस्थितियों में सिकंदर की सेना के फुर्तीले घुड़सवार धनुर्धारियों ने भारतीय सेना पर तीरों की वर्षा करना प्रारंभ किया। युद्ध का रुख बदल गया, यूनानी भारतीयों पर भारी पड़ने लगे, लेकिन राजा पोरस ने हौसला नहीं खोया। एक ऊंचे हाथी पर बैठकर वह युद्ध का नेतृत्व करता रहा। उसके शरीर पर कई घाव हो गए, रक्त बहने लगा, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के निमित्त वह प्राण समर्पित करने का संकल्प लेकर रण क्षेत्र में आया था। पोरस ने मुंह नहीं मोड़ा जब तक वह मूर्छित नहीं हो गया, यानी बेहोश हो गया, तब तक वो युद्ध करता रहा। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव हो गए, तीरों के निशान हो गए, उसके शरीर से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। शत्रुओं ने राजा पोरस को घेर लिया और पकड़ लिया, बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। इस समय अहंकार में सिकंदर ने राजा पोरस से ये पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उत्तर में पोरस ने क्या अच्छी बात कही, उसने कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, या जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए। यानी उसको पकड़ लिया गया, सिकंदर के सामने उसको पेश किया गया। सिकंदर अभिमान में था, उसको गर्व था, घमंड था। उसने कहा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उसने एक ही उत्तर दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार तुम्हें मेरे साथ करना चाहिए। पोरस का यह उत्तर सुनकर सिकंदर अवाक हैरान रह गया, लेकिन भारत के उस वीर सपूत की निर्भीकता यानी उसकी वीरता की सिकंदर के मन पर छाप पड़ गई। सिकंदर उसके साहस का कायल हो गया। उसने राजा पोरस को स्वतंत्र करते हुए उसका राजाधिकार लौटा दिया। कुछ इतिहासकार सिकंदर के इस व्यवहार के पीछे कूटनीति मानते हैं कि पोरस जैसे शक्तिशाली राजा से मित्रता स्थापित कर सिकंदर शत्रु की तरफ से निश्चिंत होकर भारत में आगे बढ़ना चाहता था। सिकंदर की इच्छा कुछ भी रही हो, किंतु उसके व्यवहार ने राजा पोरस को प्रभावित किया और पोरस ने सिकंदर से मित्रता कर ली। यानी उसका व्यवहार था, उसने जब ऐसा जवाब दिया तो सिकंदर खुश हुआ और उसने वापस वो राज्य लौटा दिया और उसको पोरस को भी जो है अपने बंधन से मुक्त कर दिया। और राजा पोरस भी उसकी इस व्यवहार से खुश हुआ और उसने सिकंदर से मित्रता यानी दोस्ती कर ली। अब है सिकंदर की सेना का स्थानीय विरोध। स्थानीय जो हमारे यहाँ की तो उसने भी सिकंदर की सेना का विरोध किया था। स्थानीय विरोध का भी सामना करना पड़ा सिकंदर की सेना को। उत्तर पूर्वी पंजाब के छोटे राज्यों पर अधिकार करता हुआ सिकंदर भारत के भीतरी भागों की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन व्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत भौगोलिक स्थिति हर जगह यहाँ की अलग अलग है। ठीक है, तो वहाँ से वो बेचारे परेशान थे, आगे बढ़े। व्यास नदी तक आते आते उनकी हालत ख़राब हो गई यूनानियों की, उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। वास्तविकता ये थी कि सिकंदर के सैनिक लंबे समय से लड़ते लड़ते थक चुके थे। उनमें से बहुत से बीमार भी होने लगे और आगे बीमारी के प्रकोप से घबराने लगे। अपने कुटुंबियों परिवार वालों से लंबे समय तक अलग रहने के कारण उनमें घर लौट जाने की उत्सुकता थी, वो घर जाना चाहते थे, उनको घर की याद आ रही थी। यही नहीं, यूनानी सैनिकों को मगध के नंद राज्य की सैनिक शक्ति की सूचनाएं भी मिलने लगी, जिससे वो डरने लगे थे, क्योंकि अब आगे था मगध। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य महाजनपद था, क्योंकि भारतीयों की वीरता का अनुभव वे राजा पोरस के साथ युद्ध में कर चुके थे कि भारतीय कितने वीर होते हैं। यही कारणों से सिकंदर के यूनानी सैनिक अब आगे न बढ़कर लौट जाना चाहते थे। यूनानी सैनिकों की ऐसी मनोदशा देखकर सिकंदर ने उन्हें समझाने और उसमें उत्साह पैदा करने की खूब कोशिश की, लेकिन उत्साहहीन सैनिकों की मनोदशा के चलते मजबूर होकर उसको वापस लौटना पड़ा। ठीक है, तो ये था सिकंदर का। अब सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। अब सिकंदर जो लौटा इसकी ओर है। सिकंदर 19 महीनों तक भारत में रहकर झेलम के मार्ग से वापस लौटा। इस समय उसने पंजाब को विजिट किया। फिर वह लौटते हुए रावी और चिनाब के संगम स्थल पर पहुंचा। यहाँ पर पॉइंट, नया पॉइंट जो है वो लिख लो, सिकंदर का लौटना, यानी सिकंदर अब यहाँ से पलायन कर गया। नया पॉइंट है सिकंदर का लौटना। सिकंदर यहाँ से अब उसको लगा कि अब उसके सैनिक ज़्यादा दिन तक जो है भारत में और यहाँ की परिस्थितियों के यहाँ अनुकूल ढल नहीं पाएंगे, तो उसको लौटने में अपनी भलाई समझी। जाते समय उसने पंजाब को विजिट किया और पंजाब को विजिट करने के बाद में
रावी और चिनाब के संगम पर पहुंचा। यहीं उसने शिबियों और अर्घ्य श्रेणियों पर आक्रमण किया। इस आक्रमणों के बाद अर्घ श्रेणियों के साथ कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद सिकंदर को मालवों एवं शूद्रकों के साथ जूझना पड़ा। मालवों एवं शूद्रकों ने सम्मिलित होकर सिकंदर का सामना किया। इसके बाद संघर्ष में यूनानियों को घोर परेशानी उठानी पड़ी। तब यूनानी सेना में फिर विरोध के लक्षण उभरने लगे, पर सिकंदर ने उन्हें समझा बुझाकर मालव एवं शूद्रकों से युद्ध के लिए तैयार किया और मालवों पर आक्रमण किया। मालवों ने कड़ा प्रतिरोध किया। उनके प्रतिरोध के आगे यूनानी हतप्रत रह गए, यानी आश्चर्यचकित रह गए। एक बार तो स्वयं सिकंदर घायल हो गया। तब अपने स्वामी की रक्षा के लिए यूनानियों ने प्राणपण से युद्ध किया। यूनानी सैनिक निरपराध बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों को मारने लगे। इस क्रूरता से दुखी होकर शूद्रकों ने मालवों को समझाकर सिकंदर के सामने संधि का प्रस्ताव किया। सिकंदर ने शूद्रकों के प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति फिलिप्स को मालवों एवं शूद्रकों के राज्य में सत्रप के रूप में छोड़कर सिकंदर अपने देश के लिए आगे बढ़ा। वह सिंधु के मुहाने पर पहुंचा। यहाँ पर भी सिकंदर को मेसिसकेनस, संबोस और ऑक्सीकेनस राज्यों के निवासियों से संघर्ष करना पड़ा। ईसा पूर्व 325 में सिकंदर ने भारत छोड़ा और ईसा पूर्व 325 ईस्वी में उसने भारत को छोड़ दिया। 325 ईस्वी में सिकंदर जो है पूरी तरह से भारत से जा चुका था। भारत छोड़ते समय उसने अपनी सेना के 2 भाग किए। निराकर्ष नामक उसके विश्वास पात्र सेनापति के नेतृत्व में उसने सेना के एक भाग को समुद्री मार्ग से यूनान के लिए रवाना किया। दूसरे भाग के साथ स्वयं काबुल होता हुआ ईसा पूर्व 324 के अंत में सिकंदर ईरान के सूसा नगर में पहुंचा। यहाँ वह बीमार हो गया। उसको तीव्र जबर यानी बुखार ने घेर लिया। यहीं ईसा पूर्व 323 में केवल 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो गई भाई। केवल 32 वर्ष की आयु थी। यानी केवल 32 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। मात्र उस समय वो 32 वर्ष का था। फिर भी अगर विदेशी शासक का नहीं सोचते हुए अगर हम ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति के नाते सोचते हैं तो सिकंदर वास्तव में महान था। यूनान से आया था, जिसने लगभग आधे भारत तक उसने पंजाब तक वो पहुंच गया था और उसने संघर्ष किया और वापस 32 वर्ष की युवा अवस्था में उसने एक विश्व विजेता बनने का उसने ख्वाब देखा था और शायद उसका ख्वाब पूरा भी हो जाता अगर वो जीवित रहता। लेकिन 32 वर्ष की आयु में भी उसने जो कार्य किया वो एक तरह से उल्लेखनीय है और प्रशंसनीय है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हम यूनानी नहीं सोचते, लेकिन एक शासक के तौर पर अगर हम देखते हैं तो सिकंदर वास्तव में महान शासक था, जिसने यूनान से आकर भारत में इतने सारे उसको संघर्ष करना पड़ा, बहुत जगह जगह उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने संघर्ष किया। तो सिकंदर को इसलिए महान का दर्जा दिया गया है। तो ये हमारा टॉपिक था सिकंदर के बारे में ही। मुझे आज था मुझे सिकंदर का आगमन भारत में किसने वहाँ कैसे जीतते हुए भारत में आया, किस प्रकार सबसे पहले जो है राजा पोरस या पूर्व ने उसका प्रतिरोध कैसे किया था, उसके बाद में स्थानीय विरोध का भी उसको सामना करना पड़ा। ठीक है, 325 ईस्वी पूर्व में वो ईरान के सूसा नगर में पहुंच गया और 323 ईसा पूर्व है, पीछे चलते हैं ना, ध्यान रखना। 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो गई। 32 वर्ष की आयु में ज्वर का मतलब होता बुखार, तेज़ बुखार ने उसे घेर लिया और तेज़ बुखार और इतनी सारी लड़ाइयाँ, इतनी सारी थकान, तो उसकी शारीरिक कमजोरी की वजह से वो जो है उस बीमारी से निजात नहीं पा सका और 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आज यहीं तक काफ़ी है हमारा, आया होगा आपको समझ में। चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। अगले वाले पार्ट में भारतीय यूनानी जो है किस प्रकार धीरे धीरे यहाँ के आकर यहीं के रह गए। सिकंदर गया, उसके बाद में सेल्यूकस आया। ठीक है, और सेल्यूकस का यहाँ पे मुकाबला जो हुआ था हम आगे बात करेंगे कैसे हुआ, किस प्रकार उसने भी प्रतिरोध संघर्ष किया और धीरे धीरे भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक एक होकर रह गए, जिसे हम बात भी करे थे हिंदो यमन। तो आप इसमें एक बार वापस देख लीजिए सिकंदर का, इसका आगमन, पूर्व पोरस, स्थानीय विरोध और सिकंदर का लौटना वगैरह ये आपके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक के बारे में हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।